इकोनॉमिस्ट अब लेट्स एम्पावर आवर इकोनॉमिक्स टुगेदर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। डोमेस्टिक टेरिटरी होता है किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर, इसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ होती हैं जो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जैसे कि हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, पहला है हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। जैसे कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट है जो कौन सी कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो हमेशा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। जैसे एयर इंडिया का प्लेन है जो लंदन और सिंगापुर के बीच में ऑपरेट कर रहा है, तो वो एयर इंडिया का प्लेन है, इसीलिए वो हमेशा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड करा जाएगा। सेकेंड है फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिंग्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब जैसे कोई इंडियन फिशरमैन है जो इंडियन ओशन में, लेकिन जो हमारी बाउंड्री है, लिमिटेड बाउंड्री है, उसी के अंदर अगर वो फिशिंग कर रहा है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। थर्ड है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। जैसे कि इंडियन एम्बेसी है या इंडियन मिलिट्री है जो कि किसी और कंट्री में हमने बना रखी है, तो वो हमेशा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट रहेगी। जैसे इंडियन एम्बेसी है यूएसए में, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, या इंडियन एम्बेसी है चाइना में, तो वो भी हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। पहली है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अब जैसे कि हमारी जो इंडियन एम्बेसी अमेरिका में थी या चाइना में थी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट थी, वैसे ही इंडिया में जो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज है या उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं, वो हमेशा उनकी में डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करे जाएंगे, ना कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में। जैसे कि अमेरिका की एम्बेसी है तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करी जाएगी। सेकंड आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO है, UNO है, तो ये जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट में इंक्लूड नहीं होती हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। नॉर्मल रेजिडेंट्स होता है कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट जो कि ऑर्डिनरी एक कंट्री में रिजाइड करता है और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी उसी कंट्री में होता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब है वो अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग भी उसी कंट्री में कर रहे हैं, तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते हैं किसी कंट्री के। उनमें सबसे पहले आते हैं फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो लोग किसी मेडिकल पर्पस के लिए या छुट्टी के लिए या स्टडी पर्पस के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते हैं। सेकेंड है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज। मतलब जैसे कोई अमेरिकन है, वो अमेरिकन एम्बेसी में जो दूसरी कंट्री में लोकेटेड है वहाँ पे काम कर रहा है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी जो है वो इंडिया में है, कोई अमेरिकन यहाँ पे उस एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंस होगा, ना कि इंडिया का। या कोई इंडियन डिप्लोमेट है जो कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री में गया है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा, ना कि उस कंट्री का। थर्ड आते हैं एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO या UN, तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। लेकिन अगर वो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में काम कर रहे हैं तो फिर वो वहाँ के रेजिडेंट्स बन जाते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स। जैसे कि कोई इंडियन है, वो WHO का ऑफिस अमेरिका में है, वहाँ पे काम कर रहा है, जब तक वो 1 साल तक वहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं करता है, इतने वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको 1 साल से ऊपर हो गया वहाँ पे काम करते हुए, फिर जो है वो इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट्स की तरह ट्रीट ना होकर वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। फोर्थ आते हैं क्रू मेंबर्स या कमर्शियल ट्रैवलर्स या सीजनल वर्कर्स। ये लोग भी अगर 1 साल से कम के पीरियड में कंट्री में काम कर रहे हैं तो ये नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, लेकिन अगर ये 1 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो ये उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हो जाते हैं। फिफ्थ है बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर से मतलब है जो लोग डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, तो ये लोग वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं जहाँ पे इनका घर होता है, ना कि वहाँ के जहाँ पे ये लोग अर्न करने के लिए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस होता है। सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई आदमी कहाँ पे बॉर्न हुआ था या कुछ लीगल प्रोविंसेस लेकर हम वहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। जैसे कि इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या तो हम इंडिया में बॉर्न हो रखे हो या फिर जो इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए और इंडियन लॉज जो है वो उसे परमिट दे दे इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड करने की। अब बात करते हैं रेजिडेंटशिप की। रेजिडेंटशिप जो है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये इस चीज़ पे बेस्ड होता है कि भाई जो पर्सन है वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ पे कैरी आउट कर रहा है। अगर कोई पर्सन है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए उस कंट्री में रह रहा है और उसके जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो उसी कंट्री में लाई कर रहे हैं, मतलब वो अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग 1 साल से ज़्यादा के लिए किसी कंट्री में कर रहा है तो वो वहाँ का रेजिडेंट हो जाता है। जैसे कि कोई चाइनीज़ है वो इंडिया में आके काम कर रहा है 1 साल से ज़्यादा के लिए तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, लेकिन वो सिटीजन नहीं है इंडिया का। और वैसे ही अगर जो नॉन रेजिडेंट्स इंडियन होते हैं, जैसे कि जो NRIs होते हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन वो सिटीजनशिप इंडिया की ही होल्ड करते हैं, वो रेजिडेंट किसी और कंट्री के होते हैं लेकिन सिटीजनशिप उनकी इंडिया की होती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई एक टाइम पे एक आदमी जो है वो सिटीजन किसी और कंट्री का हो सकता है और दूसरी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में और जो इनकम उन्हें बदले में रिसीव होती है वो होती है हमारी फैक्टर इनकम। जबकि ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस दिए बिना ही मिल जाती है, मतलब हमने कोई काम नहीं करा लेकिन फिर भी हमें इनकम मिल गई। ये जो इनकम होती है ये हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के पास होती है। अब जो हमारी फैक्टर इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में दोनों में इंक्लूड करी जाती है, जबकि ट्रांसफर इनकम जो है वो ना डोमेस्टिक में इंक्लूड करी जाती है और ना नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। फैक्टर इनकम जो है वो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, जबकि ट्रांसफर इनकम जो है वो एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल्स होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलते हैं, और ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स होते हैं स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इन सब के लिए हमें इनकम तो मिल गई लेकिन हमें बदले में कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए ये हमारी ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स थे। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। जो गुड्स हम कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे फाइनल गुड्स, और जो गुड्स हम रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए बाय करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूडेड होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो ना नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होते हैं ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड होते हैं। जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उन्होंने प्रोडक्शन की जो बाउंड्री है वो क्रॉस कर दी होती है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर दी है, इसीलिए वो रेडी टू यूज़ होते हैं और उनमें कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड ऑन नहीं करनी होती है। जबकि हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अभी भी हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, और क्योंकि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं इसीलिए वो अभी यूज़ के लिए रेडी नहीं है, और उनमें कुछ वैल्यू या जो कुछ कॉस्ट है वो ऐड करनी अभी बाकी होती है। जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, जैसे कि मिल्क है तो उसकी कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट डिमांड है, और इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो जो इनसे फाइनल गुड्स बने हैं उस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब फाइनल गुड का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाउस होल्ड ने मिल्क खरीदा अपनी कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल गुड है, या हमने कोई कार परचेज करी तो वो हमारा फाइनल गुड है, या किसी कंपनी ने कोई लैपटॉप खरीदा तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है तो वो उनके लिए फाइनल गुड है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जो मिल्क है वो किसी डेयरी शॉप ने खरीदा तो वो उसे रीसेल करेगी तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, या किसी बेकर ने शुगर खरीदी, अगर हाउस होल्ड शुगर खरीद रहा है तो उसके लिए वो फाइनल गुड है क्योंकि वो उसकी कंजम्पशन कर लेगा। लेकिन अगर किसी बेकर ने शुगर खरीदी तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, वो उस शुगर से अलग अलग बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाएगा और फिर उनको सेल करेगा, तो जिन्हें वो सेल कर रहा है वो उसके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। बात करते हैं कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के बारे में। जो कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स हैं वो 2 टाइप्स होते हैं हमारे फाइनल गुड्स के।
जो गुड्स हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं वो होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स, और जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। क्योंकि जो हमारे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उनकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो प्रमोट होती है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि हमारे कंजम्पशन गुड्स जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते हैं। जो हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है कि भाई ये इतने दिन तक चलेंगे, ये हमें पहले से पता होता है, जबकि जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा की होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई कार है, अगर वो हाउस होल्ड ने खरीदी है तो वो उसके लिए कंजम्पशन गुड है, और अगर वहीं पे किसी टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी है तो वो उसके लिए कैपिटल गुड है, क्योंकि वो वहाँ से अपने आगे सर्विस देगा। I hope the topic is clear to you, and if you like my video, please like, share, subscribe my channel and stay tuned for more such knowledgeable videos.